हेलो गाइस। और एक नए पॉडकास्ट में आपका सबका स्वागत है। और हम आज एक नए स्पीकर को लेकर आए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे, जो लॉ स्कूल में होता है। उसके बाद जो आजकल का बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, ऑनलाइन अरेस्ट। कोई भी इंसान ऑनलाइन अरेस्ट हो रहा है आजकल, तो उस चीज के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। एंड जो इंटर्नशिप्स होती है, ये सारी चीजें हम आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज सर का स्वागत है। एंड इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनके जो टीम मेंबर्स है, 2,000 प्लस टीम मेंबर्स है। उसके बाद इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में 8th रैंक पर आती है, जो इंडिया में जो पोर्टल्स है, लीगल पोर्टल्स, उसमें। तो स्वागत है सर आपका, रूपम बैनर्जी सर, जो कि आज के हमारे गेस्ट है। एंड कैसे हैं आप सर? Thank you, Akshay. Thank you for such a lovely introduction. Firstly, I'd like to congratulate you for this new and innovative idea to come up with the podcast जहाँ पे हम लोग लॉ स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स उनको इजीली ये सब डिटेल्स जो हम लोग के टाइम पे हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं था, हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू वो सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं और उनको एक इजी वे में उनको समझाते हैं सो दैट दे गेट द क्लैरिटी. So great thought about this particular initiative. I'm really good. I hope you're doing well as well. यस सर, यस सर। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है कि आपका लॉ स्कूल कैसे था, या कैसे ये जर्नी रही आपकी लॉ स्कूल की? Right. So law school journey generally, बहुत बच्चों को लगता है कि कॉलेज में जा रहे हैं क्लास 12 होने के बाद हम लोग क्लैट या एन क्लैट और भी हम लोग एग्जाम देते हैं, स्लैट भी देते हैं, अलग अलग एग्जाम देते हैं. तो एक अलग सा माइंड सेट हम लोग को रहता है कि बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, क्योंकि साइंस में आप इंजीनियरिंग में जाओगे आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, बीकॉम बीबीए में भी आप कॉमर्स में थोड़ा बहुत पढ़ते हो. लॉ इज समथिंग जो आप पढ़ते नहीं हो ज्यादातर. और आप मतलब बहुत लोग घबरा जाते हैं तो मोटी मोटी किताबें देख के ये सब सेक्शंस देख के. But once you enter the law school, the life become totally different. Once you get out, you pass out of the law school, you become a more of a refined version of yourself. So talking about my law school journey, it was really great. I completed my 5 years journey. Right now, I'm pursuing my master's as well in data privacy. So the 5 years journey become really interesting. कुछ कुछ छोटे मोटे स्ट्रगल आपको मिलेंगे, बट अगेन वही स्ट्रगल आपको रिडिफाइन कर देंगे आगे के फ्यूचर के लिए, सो दैट यू कैन बिकम capable person of tackling any kind of problem that you might face in your after journey. So as per my law school is concerned, it was really great. I had a lot of fun. I learned a lot of things, and I did a quite a good amount of internships. And I learned the practical exposures. Moods मैंने बहुत सारे किए थे. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैंने बहुत सारे किए थे. नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट बहुत सारे किए थे. So it was altogether a great experience, a great exposure मिला. And my college was in Delhi NCR, so Delhi NCR is considered as one of the hub of the legal fraternity, being all these Supreme Court tribunals, law firms, and everything was present there. The exposure on my end was a great thing, so it was a really good journey. Yeah, till now. यस। और जैसे आपने इंटर्नशिप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन, तो लाइक इंटर्नशिप्स कैसे करी आपने? या जो इंटर्नशिप जो नए लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि लाइक हम इंटर्नशिप्स कहाँ करें, या इंटर्नशिप्स कैसे करनी चाहिए, अप्लाई कैसे करें। और बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो सॉल्व ही नहीं हो पाते, और 5 ईयर कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जूनियरशिप स्टार्ट कर देते। सो इंटर्नशिप्स का क्या रोल होता है 5 ईयर लॉ स्कूल में? Uh, as per the BCI mandate, 5 years में 20 weeks of internship mandatory होती है. And accordingly, if I'm not wrong, then I guess 12 weeks of internship is mandatory for the 3 years course. So generally, ये तो लॉ स्कूल को देखना चाहिए. उनके मोस्टली बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में खुद की इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमेटी होती है, जहाँ के थ्रू बच्चों को इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स की जो भी फैसिलिटेट होती है, दे डू इट. बट अगेन इफ यू सी लॉट मेनी वन कॉलेजेस doesn't have this facility. If I tell you कि in Delhi also there are lot many colleges, reputed colleges that doesn't have a proper internship placement cell.
well, they have 80, 100 students per batch of BLLB, BBLLB, right? So approx 200 students every batch they're having. So it is something that, I believe the colleges itself should focus upon कि उनके पास खुद की एक internship और placement cell होनी चाहिए, और the placement people should have a quite experience exposure who can bring in companies, firms and chambers for giving the exposure. As for choosing the internship is concerned, if you see, बहुत सारे लोग बहुत से मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि एवरी सेमेस्टर आपको पता होगा हम लोग के इंटर्नशिप मैंडेटरी है. सो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स 1 मंथ ऑफ इंटर्नशिप इज मैंडेटरी इन द लॉ स्कूल. सो ईयरली आप 2 इंटर्नशिप एटलीस्ट करते हो, एंड दैट्स वे यू कंप्लीट 20 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप by the 5 years course of time. So if I talk about, a lot of people, mostly those who are second generation, third generation lawyer, उनके पेरेंट्स हो या कोई रिलेटिव्स हो, दे recommend their children to some big brat lawyers of the respective state high court, supreme court, or कोई law firm में, right? But I believe that is a wrong approach to go, because despite you have a connection or not, I believe if you really want to learn law at a great level, then you should start with the grassroots level, the district courts, the subdivisional courts, right? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो, राइट? फर्स्ट सेकंड ईयर में आप बीबीए के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो. द थिंग दैट वी स्टडी हार्डली कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, यही सब पढ़ते हैं हम लोग. प्रोसीड्यूरल लॉज वी डोंट स्टडी. तो हम लोग को ज्यादा कुछ कोर्ट प्रोसीड्यूर के बारे में पता नहीं होता है. So, I believe it's a great way to start with NGOs, with district courts advocates. You see the trial procedure exactly, because the trial procedure of a high court, of a Supreme Court, is a completely different process than of a district court. The trial procedure of a tribunal is again a completely different process than a high court or a Supreme Court, right? So before directly jumping into a Supreme Court, or before directly jumping into a high court or a tier one, tier two law firm, I believe you should work first with the, grassroots level lawyers, see how exactly the court function. अगर कोई भी क्राइम होती है, आप वहां पे जाके एफआईआर कराती हो, तो डायरेक्ट वो हाई कोर्ट नहीं चला जाता. It comes to district court first. You go trial, you see the response to everything, right? So I believe that is something. And if I say about where you will apply, where you'll get all the details and everything, I believe a district court में ले ऐसे apply करने के लिए कुछ होता नहीं है. Once you go to a particular district court, you watch for a day or two, and you see which of the advocates which are really practicing good, they have good amount of cases, you go and request them. In case if a college is not providing it to it. और अगर फर्म्स चेम्बर्स होती है बड़े बड़े, तो उसमें अगर आप मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जब अप्लाई करते हो, तो दे हैव their respective career portal, right? Through that you can apply. Apart from that, I believe you people being like who are in a professional journey, right? Law is a professional journey, so I believe you should be very, very active over professional sites such as LinkedIn and everything, right? You see a lot of the peers, like your college people, or maybe friends from different other colleges. They're very, very active on LinkedIn. So you should be active, because a lot of these opportunities of internships and everything are being posted over LinkedIn, right? So you can directly get the email ID, you can directly connect with the recruiters themselves there. And once you get connected, you can directly apply there, right? So all these personal email IDs that we search for are accessible on LinkedIn. और अगर नहीं मिल रही है, तो you see when once you go to the firm's page, you see the people who have previously interned, right? You can reach out to those particular students. Ki, hey, I'm this particular student, I'm currently this, and I'm looking forward to pursue this. Ask their experiences. Ask them that what kind of work that was given to them. See if you're interested in that particular field of law or not. And you can ask them the details of how to apply and how they've applied the process. आजकल तो बहुत सारे लीगल पोर्टल्स जो एमिकस क्यूरी जैसे हैं, वो लोग इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पब्लिश कर रहे हैं. सो देयर इफ यू सी देयर राइट कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, व्हाट आर द फर्स्ट डे फॉर्मेलिटीज एंड एवरीथिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट लर्न और नॉट. सो आज आई डोंट थिंक, अगर थोड़ा सा भी गूगल सर्च करोगे, लिंक्डइन में थोड़ा सा भी एक्टिव रहोगे, दिन का आधे घंटे 1 घंटे पे होगे, तो आई डोंट थिंक क्रैकिंग अ वेरी गुड इंटर्नशिप इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. And believe me when I say this, you do not have to be from a top school, right? You don't have to be from a national law school or a tier one law school for that. You can be from a tier two, tier three law school, and still you can grab a good internship opportunity if you're active on these particular portals, and if you do your research well, right? So that I believe it could be a very helpful thing, if you follow these steps while applying for the future internships. Akshay, I guess you're mute. Yeah. या जैसे आपने बहुत सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताया, एंड कोई भी अब नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें कैसे पता चले कि ये इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन कुछ मूट कोर्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं या जो भी चीज है, फिर उसको अप्लाई कैसे करें जिससे कि उन्हें वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये कॉन्फ्रेंसेस होती है बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल की, तो ये कैसे हम इसे ये कर सकते हैं, हमें कैसे मिल सकती है अपॉर्चुनिटीज। Can you repeat? Yeah, I believe ओके, I just lost you. Yeah, yeah. ओके, ओके। सो जैसे इंटरनेशनली बहुत सारी आपने ये कॉम्पिटिशन्स करी है एंड मूट कोर्स किए, तो नॉर्मली लॉ स्टूडेंट को कैसे पता चले कि कोई इंटरनेशनल मूट कोर्ट चल रही है, उसके बाद वो अप्लाई कैसे करे। एंड बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो यूनिवर्सिटी शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें एक नॉर्मल लॉ स्टूडेंट को कैसे पता चल सकती है। All right. So Akshay, if you see, recently एक दो साल पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉ फर्म्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर दिया था, राइट? After that, a lot of the foreign law firms are searching for their local law firm partners in India, right? And they're tying up with them and they're giving their client, they're giving their international expertise to the Indian market as well. And same way, the Indian law firms are also getting an exposure to the outer part of the law, right? Law as a subject is very, very, बेस्ड ऑन जुरिस्डिक्शनल इशू, राइट? आप इंडियन लॉ पढ़ के आप ये नहीं बोल सकते मैं यूएस यूके में चला जाऊंगा यही लॉ सब्जेक्ट यही डिग्री लेके एंड यू कैन प्रैक्टिस, राइट? Every country, every jurisdiction have a different laws, right? And there might be some similarities, but it doesn't, mean the exact similar, right? There are a lot of laws, there are lots of regulations that you might not be aware of, that you can only take aware of once you do a course outside India, right? But again, there are some specific subject areas of laws that are, most of the part of them are similar. I'll talk about that. But talking about the other parts, I believe अगर आप इंटरनेशनल कोई करते हो तो फॉर एग्जांपल आई गिव डेंटस वाज an international law firm, right? It came with the collaboration with Link Legal is again a tier 1 law firm in India. Right now they have merged their entity and now it's Dentist Link Legal, right? So if you see, if you go through the LinkedIn and everything, you'll get an update of all these law firms. Those are are based outside India and they've come to India for this particular firm, right? So you go to their Indian office, you do an internship, you choose the department of the international law services, and you can get an international exposures, right? आपको रिसर्च काम करने के मिलेगा, आपको जो भी छोटा मोटा काम होता है पैरालीगल का, that you will get an experience over once you go an intern. And if you really build a good repo and if you have the capabilities of going outside, you can then work for their offsite office as well, in the abroad as well, right? Talking about moots, there is a lot of international moots that has been hosted by international law firms, right? And where they participate Indian. If you see a lot of these national law universities and other colleges, they send their teams for that, right? So please be active on those LinkedIn site. I believe there is this aviation moot of Sarin and Co. It's an Indian law firm, but they do it for international, right? So it is the international rounds is held in The Hague, right? So if you qualify for the final round, then obviously you get an opportunity and you get sponsorship as well, so that you can fly abroad. And if you have a passport and everything, you got it. So okay. So you have to make sure that Indian law firms which are conducting international moot court competition, there are a lot of universities that conduct international universities that conduct international moot court competitions. So there you can, as an Indian team, you can go and register themselves, right? क्योंकि उनके जो मतलब prelim round होते हैं, quarters round होते हैं, that are mostly virtual. It's only the physical rounds are the final rounds only, right? So in case if you're even getting disqualified, you don't have to travel abroad and bear the cost. So on a cost saving mode, it's becoming more feasible option as well, right? So I believe you have to keep an eye on those. And talking about the courses, again, I'll talk जैसे कि मैंने बोला कि jurisdiction अलग अलग चीजों के अलग अलग होता है. We cannot do it. But there are some laws that have, cross-border jurisdiction where you can actually work on, right? So one of this is arbitration, definitely, right? Second one that I do is mostly of the aviation part, right? And third, recently the law that is coming up, data privacy, right? A lot of these laws are similar and are based on the European laws, right? So if I talk about aviation laws, एविएशन का एज सच कोई लॉ नहीं है इंडिया पे. वी डू हैव एन एयरक्राफ्ट एक्ट एंड समथिंग, बट देयर इज नॉट एन एविएशन लॉ.
if there is an aviation law, then all the law, if you see, are based on the conventions that was signed by treaties that was signed by different 190 countries, right? And that is the reason, if you see, if you fly from Delhi to Mumbai, while you are in the flight, the laws that will apply over you or the flight company are the same while you're flying from Delhi to London, right? The regulation would be definitely different. For example, the regulatory body in India is DGCA, Director General of Civil Aviation. The regulatory body for cross-border would be different. That would be different. The laws are exactly the same. The financing, the aviation aircraft जो finance होती है, जो lease होती है, that again are the quite similar. All the conventions, safety regulation measures जो हम लोग follow करते हैं, for example, are similar across the world, right? और उस पे कुछ भी आप अगर discrepancy देखते हो, तो the laws apply are again similar. So I believe these are some of the laws that one should focus. अगर किसी को international practice build करनी है, they want to, any lawyer or law students from India who's thinking कि I can earn both in dollars or euros and in rupees. I believe this is something you should do. Apart from the traditional core practice areas of laws like criminal, corporate, and other IBC, everything, you should also focus yourself on, in this growing sector. Another evolving subject is the maritime law is coming up, right? So that is something very, very emerging subject areas of laws. And we do not have so many qualified lawyers to understand the technicalities in this particular subject areas of law. Arbitration, again, is international arbitration पे अगर आप करते हो, investment arbitration पे अगर आप masters करते हो, then again it gives an opportunity for you to practice abroad and get yourself empaneled in foreign arbitration boards. Institutional arbitration में भी आप कर सकते हो. So these are few of the things I believe, you can do it. Data privacy, again, जो भी data privacy के laws है इंडिया में, mostly it has been taken from UGDPR, like the European data privacy laws that was enhanced, like that came in 2018 for the European. India brought it by 2023, the last year. So if you see the concept of data fiduciary, data subject, and data minimization, a lot of this subject, if I talk about, are exactly the European concept, right? But they have just given them the Indian terms and Indian touch and make the laws. So I believe if you have a good understanding of the Indian law, you can, easily go and, succeed over the European data privacy laws. Or even if I talk about the Singaporean data privacy laws or the Middle East UAE data privacy laws, they're also inspired by the European data privacy laws, right? Because data is something, as I've already mentioned, is doing cross border transfer होती रहती है, right? Data का कोई ऐसा boundary नहीं है. So the laws are quite similar in the countries of the basic part, right? So I believe these are few of the subject areas of laws that you can do. And last was the courses aspect. So courses, I believe, before enrolling into any of the courses, I believe for be it a international course or a national course, you should always check the authenticity of the course provider. Like, where they are registered, what are the authenticity of the course, the certificate that you get is of how much value that it put to the CV, right? Because I believe nowadays a lot of these organizations coming up with a lot of these courses, but again, all these organizations, most of them are not even registered properly, right? So a registered organization courses is much more of a value than an unregistered organization. And if you want to just, blindfold it and go for the university level courses, I believe all these national law universities or other law schools conduct their certificate courses of 3 months, 6 months, or some sort of certificate courses. And if you want to do courses of foreign universities, I believe Coursera is again one of the better options for uh, doing courses of international standards through Coursera, and you can do those. So those are the platforms that can be, recommended for quality courses that you do, and those are recognized across the globe. That is something, which is more of the mandate, because if you're putting in your hard-earned money, you're putting thousands of rupees. I believe your certificate should be of that much value that, would give you or enhance your skills to such level, and the employer of the particular community would accept that certificate. So that is something I believe should be a mandate. Yeah. यस सर. सो जैसे आजकल आपने भी सुना होगा कि ये फ्रॉड, ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, जैसे कि कोई भी साइबर क्राइम करता है, नॉर्मली कॉल करते हैं एंड उनके कंसेंट से ही पैसे ले रहे हैं आजकल. मतलब जैसे वो बोलेंगे कि यार वो आपका पैसे गलती से आ गया आपके अकाउंट में, और फिर हमें वो वापस दे दो, और फिर हम आराम से दे देते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कैसा है.
उसके बाद सेकेंडली कोई कॉल आता है और बोलते हैं कि आपका नेटवर्क चला गया है। आपको एक पिन आएगा, आप उसमें से फिर अकाउंट से पूरे पैसे चले जा रहे हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो साइबर क्राइम, जो साइबर में चल रही है और साइबर क्राइम हो रहा है। तो ये मतलब कैसे इससे लोगों को पता चल सकता है कि ये साइबर लॉ या साइबर क्राइम थोड़े से कम हो जाए और लोग अवेयर हो इस चीज से। राइट। सो अक्सर देखो, आई बिलीव द मोस्ट important part about this is कि awareness, right? Awareness is the basic criteria. अभी आजकल बहुत लोग अवेयरनेस हो चुके हैं। सी इफ यू सी, ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन के साथ ये फ्रॉड नहीं हो रहा है, बट इफ यू सी द क्वांटिटी ऑफ दिस फ्रॉड इज मोस्टली थ्रू आवर पेरेंट्स के एज के थ्रू, बिकॉज दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद द आईटी और डिजिटल एरा, राइट? दे आर नॉट वेल इक्विप्ड विद द फोन, ओटीपी, द स्ट्रक्चर, दिस फिनटेक कॉन्वर्सेशन कि आप पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू स्कैनर में आप फोन पास ऑन कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, and they most of the time get influenced by those particular calls because they say it so surely, right? And that's why they give their OTPs, they give their pins and everything, right? So I believe again, awareness is something that is to be mandated by the government. A lot of these ads should be coming on. Even the awareness by the RBI, the respective banks in which you have account. Right now, you see a lot of these banks and SMS that we do not ask for the OTPs paid. Even if a customer, like agents, ask for those, please do not give because we do not entertain those. And so these are again the SMSs that we read, right? Also, I believe all of these SMSs are in English. फ्यूचर में क्या हो सकती है इज समथिंग, आई बिलीव कि ये एसएमएस बाई लैंग्वेज लैंग्वेजेस में अगर अवेलेबल हो सकती है, सो दैट कैन बी अ ग्रेटर स्टेप, राइट? इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री, a lot of these people are illiterate or are not so much educated that they can read and write English language, right? So if they get their messages in the bilanguage languages, I believe uh, those can be of great uses, right? They can understand it what exactly and they can be educated. uh, as you mentioned, a lot of this, if you see recently with the help of AI, a lot of these deep fake videos have been circulated. आप अभी मान लो आप अक्षय हो और मैं किसी का आपका चेहरा उठा के किसी में डाल दूंगा, एंड यू कैनॉट इवन रिकॉग्नाइज. But see, you do not have a provision in law to identify those issues and to tackle those issues because जो साइबर लॉ बोल के तो कोई लॉ है नहीं अभी तक. It's the Information Technology Act and it's based on 2000, right? So we're standing in 2024 and technology is actually developing every second day. So if you have read, the Digital India Act is going to be launched by upcoming year. Mostly it will be passed by the parliament by the parliamentary session, right? So Digital India Act में ये सारी चीजें, deep fake, AI, and all of these things that are act would be included, right? अब वो लॉ कैसे इस चीज को एनकाउंटर करती है एंड हाउ देर एबल टू टैकल द सिचुएशन, रूल्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, दैट नीड टू बी सीन, राइट? बिकॉज अभी तक आईटी एक्ट जो हम लोग के पास है उसमें पेनल्टीज है, उसमें कुछ प्रोविजंस है, बट अगेन दोस आर वेरी लिमिटेड, राइट? Those doesn't talk about this current scenario because AI as of now is emerging. आप सिंपल से चीज देखिए, we are sitting in laptop, you're talking on mobile phone. For example, if you're discussing about smart watches over call, आप जैसे उसके बाद इंस्टाग्राम खोलते हो आपको स्मार्ट वॉचेस के ऐड आना स्टार्ट हो जाता है. आप फ्लिपकार्ट अमेजोन खोलते हो आपको स्मार्ट वॉचेस के ऐड आना स्टार्ट हो जाता है. व्हाई? सो योर डिवाइस इज लिसनिंग टू यू ईच एंड एवरी डे. आप कुछ भी चीजें आप सोचो, आप उसके बाद आप इंस्टा पे रील ओपन करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स ओपन करते हैं, आपको रिलेटेबल कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है. So if you see those particular social media apps knows you better than you know yourself, right? So that is again something that you have to look into that. ये अभी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, आप मैकडी जाते हो, केएफसी जाते हो, कहीं पे भी जाते हो ऑर्डर करने, आप वहां पे ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर देते हो, राइट? उसके बाद उस डेटा का क्या होता है किसी को नहीं पता. और भी एकदम सिंपलेस्ट बताता हूँ कि छोड़ो, आप जेरोक्स कराने जाते हो, जेरोक्स में आप लोग मान लो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स करवा रहे हो, प्रिंट आउट करवा रहे हो, तो आप वहां पे उनकी दुकान पे आप ईमेल कर देते हो या व्हाट्सएप कर देते हो, तो आपको प्रिंट आउट लेके दे देते हैं, राइट? उसके बाद आप डेटा डिलीट करते हो उनके लैपटॉप से? नहीं, आप चले जाते हो, राइट? उस डेटा का क्या होता है? दोज आर योर इंपॉर्टेंट डेटा. आधार कार्ड का, पैन कार्ड का जेरोक्स आप करवाते हो, आपके स्कूल का, कॉलेज का सर्टिफिकेट करते हो. क्या होता है उस डेटा का? आप देखते हो कुछ दिन बाद आपको अचानक से कुछ कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है आपके नंबर्स पे, जिसपे आपने साइन भी नहीं किया होता है. तो कैसे मिल जाते हैं उनको सारे डेटा? सो
to tackle all of this problem, DPDP, that is Digital Personal Data Protection Act, is coming in 2023 पे एक्ट है, अभी तक एनफोर्समेंट नहीं हुआ है उस चीज का. तो they talk about this particular problem, and once those act is enforced in India, a lot of this problem would be solved, right? Because it will have a regulation right now. और अगर उसके बाद ये नहीं कि आपके पास ये डेटा चोरी बंद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बंद होगी, बट एटलीस्ट विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अपील फॉर इट, टू गेट कंपेंसेशन फॉर इट. एंड अगर कोई डेटा ब्रीच होती है, आपकी पर्सनल डेटा जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, if that has been reached, then you have a at least remedy. You have a grievance redressal forum where you can, say your remedy and you can get the compensation. और इसके लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो डीपीडीपी में जो compensation है वो बहुत ज्यादा हाई है. जो भी डेटा फिड्यूसरीज होती है, कंपनीज होती है, उनके लिए ब्रीच अगर हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए compensation इज अप टू 250 crore, right? So that is the amount of seriousness the government is taking of the personal data of the citizens of the country. कि आप उस डेटा को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एज एवरीवन सेज डेटा इज द न्यू ऑयल. ओके, सो आप कुछ भी होती है, आप देखोगे हैक हो जाती है ना. पीपल डजन राइट नाउ फाइट वर्स विथ बॉम्ब्स एंड राइट, दे फाइट वर्स साइबरली, राइट? साइबर ब्रीच हो जाती है, साइबर हैक्स हो जाती है, and they do it because the data are something that are very very of sensitive in nature, right? And as the government, they should have some responsibility of protecting the data of the citizen. So they should have the proper acts. जितने भी अभी आप देखोगे, जितने भी सारे फॉरेन कंपनीज है, जो ब्रांड्स हम लोग यूज करते हैं, सारे डेटा प्रोसेस आउटसाइड इंडिया, राइट? दे नॉट इवन स्टोर्ड एंड प्रोसेस इनसाइड इंडिया. सो दैट अगेंस्ट गिव कि अगर हम उसको डेटा को हम लोग लेके आना चाहते हैं वापस और डिलीट करने चाहते हैं वापस, डू यू हैव द प्रोविजन? हम लोग के पास प्रोविजन होता है क्या कि हम लोग उसको डिलीट कर पाएंगे? नहीं. So these are all of the things that need to be looked at. DPDP sometimes they solve a lot of this issue, but again, the Digital India Act would be an appropriate act to solve a lot more of these wider issue. So that is something that we need to look forward. Yeah. अगर आप डीप फेक की बात कर रहे हो, मतलब डीप फेक इतने भयंकर लेवल का चल रहा है। पहला तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है, राइट? Right. और फिर ये जैसे सेलिब्रिटीज है, उनके कुछ भी फोटोज बना के ये सारी चीजें चल रही है। तो Right. गवर्नमेंट इसके लिए कोई लाइक एक्ट वगैरह ला सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल. डीपफेक के बारे में डिजिटल इंडिया एक्ट में जो अभी बिल पास होगा, उसके बारे में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टैकलिंग टू ऑल दिस एआई रिलेटेड इश्यूज, राइट? एज ऑफ नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर रेगुलेशन जिसको अभी करती है. एग्जिस्टिंग आईटी एक्ट में जब बस आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो साइबर पोर्टल पे, एंड एक एफआईआर लॉन्च कर सकते हो साइबर पुलिस स्टेशन पे, एंड दे विल ट्राई टू track that account and deactivate that particular video. But again, that is something not a remedy properly, right? Because there is no punishment, there is no fine, there is nothing, right? So as of now it is considering mostly of a criminal act. But proper अभी तक के लिए कोई exact remedy, especially to deepfake if I talk about, or to AI regulation, any kind of discrepancy जो भी होती है, जो भी frauds होते हैं AI के थ्रू, उसके ऊपर अभी तक तो कुछ नहीं है. But hopefully Digital India Act that will come up in 2025, hopefully will have some problem, will have some clauses in it to tackle this particular situation. Yeah. और जैसे इलेक्शन था, या इलेक्शन छोड़ो, उसके बाद भी कई मोदी जी थे। तो मोदी जी Right. गरबा गरबा कर रहे हैं, मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे तो इनका बहुत ये है, मतलब लाइक वो तो एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है। बट जो Correct. नॉर्मल पीपल है, उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि कोई मतलब मैंने कहीं पे सुना था कि एक इंसान था, उसके बेटे का उनको कॉल आया और उनसे वो पैसे मांग रहा है, और 50,000 रुपये मांग रहा है कि मुझे अभी डालो, मुझे कुछ तो कुछ करना है। तो ये Correct. बहुत Right. बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल कि Right. हाँ, ये लोगों को पता नहीं होता और जेन्युइन लगता है। जैसे मतलब एक एयरटेल कंपनी, पता है आपको? तो वो Yes. Yes. या एयरटेल कंपनी के जो ओनर है, उनका एक मैसेज गया, वॉइस नोट, कि बहुत बड़ी अमाउंट फाइनेंशियल टीम को कि इस अकाउंट पे शिफ्ट कर दो, या जो भी है उनका। और उन फाइनेंस टीम को ये मतलब बहुत बड़ी अमाउंट थी, इसीलिए उन्होंने एक रीचेक करने के लिए कॉल किया उनके ओनर को। और फिर पता चला कि यार ये तो फेक चल रहा था। और
उनकी एक एयरटेल कंपनी है, उनके साथ ये हो रहा है, तो नॉर्मल लोगों का तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत कुछ अलग हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल इसके ऊपर तो एक लॉ लाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे वॉइस एआई जनरेटेड होते हैं एंड हाँ। इट कैन बी इजीली कॉपीड, आपके वॉइस में, मेरे वॉइस में, ये किसी के भी वॉइस में इट कैन बी इजीली डन। एंड fraudsters and these hackers can easily make sure they call, they do from an unknown number, they call it and they play your voice, and whatever they want they say through those, right, those words. And ये बहुत ही easy है क्योंकि लोग, it's a very very new way of committing a crime, and people generally इसके झांसे में पड़ जाते हैं और पूछते कि मेरे बेटे का फोन है, या मेरे पेरेंट्स के फोन है, या कंपनीज में मेरे सीनियर्स के फोन है, एंड दे टेंड टू डू इट, राइट। बिकॉज अभी तो बहुत छोटे अमाउंट पे ये लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे अमाउंट बड़ा हो जा रहा है। जैसे कि आपने उस एग्जाम्पल में दिया, अगर वो अमाउंट उतना बड़ा नहीं होता तो शायद वो लोग क्रॉस चेक भी नहीं करते, राइट। सो दैट इज समथिंग। So I believe this is something the government should immediately look into it. But again, all these AI-related frauds that is happening nowadays would most probably would be resolved through the upcoming Digital India Act. Because as of now, there is no particular act, no particular even notification through which we can actually subjudice this particular issue, right? The only thing that we do right now is spreading awareness among the people and telling, whatever it is, if there's something, this kind of situation happening to you, do cross check it two times, three times from uh, the sources that you have, the trusted sources that you have, ठीक है, so that आप ये ऑनलाइन फ्रॉड, ये जो भी चीजें हैं, आप उनसे बच पाओ, राइट। और जैसे भी होती है, जो नंबर से आपको कॉल आता है, आप तुरंत उसको रिपोर्ट करो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हो साइबर क्राइम पोर्टल पे, सो दैट दोस नंबर्स कैन बी बैंड, एंड उस नंबर से किसी दूसरे को और फ्रॉड ना कर जा पाए, ठीक है। सो आई बिलीव अवेयरनेस इज समथिंग दैट हैज टू बी ऑन टॉप राइट नाउ, द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन एज वेल। और अवेयरनेस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि आप बायलैंग्वेज चीजों में करो, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टेट्स हैं इंडिया में जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, दोज आर डिवाइडेड इनटू लिंग्विस्टिक। सो आई बिलीव अगर आप लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इंग्लिश के साथ साथ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी अगर आप करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प the people living in the rural India to understand, because टीवी सबके पास होती है, मोबाइल न्यूज़पेपर सबके पास होती है, किसी न किसी के थ्रू मोड्स आप उसको पहुंचा सकते हो। सो अवेयरनेस इज समथिंग that the government can do unless and until they have a proper act coming in to tackle all these issues. Yeah. But हाँ, फ्यूचर में आई बिलीव जितना लिटिगेशन अभी हम लोग सिविल या क्रिमिनल केसेस में कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लिटिगेशन हम लोग देख सकते हैं फ्यूचर में साइबर रिलेटेड क्राइम को लेकर। तो दैट इज गोइंग टू अ वेरी बिग बूम इन द अपकमिंग लीगल इंडस्ट्री एज वेल। हाँ, क्योंकि एआई आएगा, एआई पूरा बदल देगा, फ्यूचर ही बदल देगा। अभी राइट लाइक अगर आप देख रहे हो, आपको एक पर्सनल असिस्टेंट मिल रहा है, आपको एक इंटर्न मिल राइट रहा है फ्री का, जो हर एक काम करके दे रहा है, और इतना फास्ट है वो, बहुत सारी चीजें। बट एक बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर किसी को 2-3 लाइन में बता सकते हो कि ये साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, तो प्लीज, क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प होगी इससे। राइट। आई बिलीव पहली बात तो, किसी भी अननोन नंबर से अगर आप कॉल आते हैं तो आप उसको पिक ही मत कीजिए, राइट, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरीफाइड, राइट। और तो क्योंकि और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी जब वो चीजें बोल रही है, तो आई बिलीव यू शुड यूज योर ब्रेन, है ना, कि क्यों चाहिए, राइट। नोबडी आस्क्स फॉर एन ओटीपी राइट नाउ, है, नोबडी आस्क्स फॉर योर बैंक पिन फॉर ट्रांसफरिंग, ठीक है। और अगर हो भी रहा है तो आप सुन लीजिए उनके बात को, आप बोलिए विल गेट बैक टू यू सम टाइम, एंड आप दोबारा अपने ऑपरेटर्स को या बैंक्स को एक बार आप कॉल करके क्रॉस वेरीफाई कीजिए, एंड देन ओनली डू इट। बिकॉज आई बिलीव अगर ऐसा कोई वन लाइक कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कि इसी के थ्रू आप बच जाएंगे, देर इज नो डेफिनेट सॉल्यूशन। इट कैन ओनली हैपन थ्रू अवेयरनेस, राइट। अवेयरनेस अमंग पीपल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जिसके थ्रू आप बच सकते हो। अननोन कोई भी मेल्स आती है, अननोन लिंक्स आती है व्हाट्सएप में, आप देखोगे, मेरे पास भी बहुत सारे इंटरनेशनल नंबर्स के पास आ जाते हैं कि आप घर बैठे कमाए 50,000 रुपए, है ना, 3 घंटे में 10,000 रुपए। तो ये सारे लिंक्स पे आप बिकॉज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि लोग उस झांसे में फंस जाते हैं, आप उस पे क्लिक कर देते हैं, उनके डिटेल्स सब फिल कर देते हैं, और फिर वो लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, क्योंकि अगेन आपके सारे फोन के डेटा तब उनके पास होती है। तो फोन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटास है, पर्सनल पिक्चर्स है, तो उस सारे को लेके वो लोग ब्लैकमेल करते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दोज पर्टिकुलर लिंक्स, राइट, बिकॉज
फॉरेन नंबर से आते हैं, +21 से आता है, +96 से आ जाते हैं कभी कभी। सो दोस लिंक्स वुडंट बी क्लिक, राइट। आप वो सारे मैसेजेस डिलीट करो, उस नंबर को ब्लॉक रिपोर्ट करो, है ना। अगर आप जानबूझ के उस नंबर पे क्लिक करेंगे, अपना डिटेल्स देंगे, तो फिर आप तो साइबर फ्रॉड में ऑब्वियसली आप अपने आप को इंडल्ज करेंगे। सो दीज आर वेरी फ्यू थिंग्स आप जो नेशन स्टेज पे आप अपने आप के लिए कर सकते हो। यू कैन कीप योर सेल्फ, नॉट टू एंगेज विद दोस पर्टिकुलर लिंक्स। जो भी लिंक्स जो कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैलिशियस हो सकता है, आप उस पर क्लिक ही ना करो, उसको ओपन ही मत करो, उसको वहीं से डिलीट कर दो। एंड डू नॉट पिक अप अननोन कॉल्स, डू नॉट गिव योर बैंक डिटेल्स टू ईच एंड एवरीवन। और कहीं पे भी आप जा रहे हो, तो अगर उस डेटा को ना देने का ऑप्शन है, तो आप काइंडली इसको डिसएग्री कीजिए। एंड डू नॉट शेयर ऑल योर पर्सनल डेटा डिजिटली, because right now it's not currently safe unless and until you have an act coming in to resolve your dispute, right? So yeah. यस। और जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपने भी सुना होगा, और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है कि डिजिटल अरेस्ट। क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे लोगों को पता था कि कोई पुलिस वाले आता है, अरेस्ट करता है, वारंट दिखाता है, और फिर ले जाकर जेल में रखता है। ये अलग ही चल रहा है। और ओरिजिनल एक भी चीज ऐसी नहीं लग रही है कि यार ये कुछ फेक हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। पूरा का पूरा सेटअप में बैठ जाते हैं। कोई हॉकी डॉकी बैठा है हमारे साइड में, ये जैसा हमारी पॉडकास्ट का सेटअप है उस टाइप का, पूरी वर्दी वगैरह और अच्छे से। और लोगों को 3 3 4 4 दिन तक रूम में ही रहो, बाहर मत निकलो। अगर निकल गए तो फिर पुलिस पकड़ लेंगी। ये बहुत गलत बात हो रही है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि इस चीज को कैसे ये करें। और आई थिंक गवर्नमेंट ने भी कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी नोटिफिकेशन निकाली थी कि ऐसा कोई अरेस्ट नहीं होता, डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। तो ये क्या है बेसिकली, ये कैसे करते हैं लोग? राइट। सो डिजिटल अरेस्ट एज एन ए कॉन्सेप्ट ही पूरा इलीगल है। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट इन लॉ, राइट। सो अगर कोई बोल रहा है डिजिटल अरेस्ट है, क्योंकि लीगली भी नहीं है। जो असली पुलिस है वो कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगी आपको। तो एज अ कॉन्सेप्ट डिजिटल अरेस्ट इज इटसेल्फ अ इलीगल थिंग, राइट। एंड कोई आपको वीडियो कॉल या कॉल करके नहीं बोल सकता है प्रिटेंडिंग टू बी अ पुलिस ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, दैट यू वुड बी अंडर अरेस्ट, राइट। और इसमें फंडामेंटल राइट्स के भी आप ब्रीच होती है, राइट। आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते अपने कंट्री पे ही, आपके मूवमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा जाते हैं अनलॉफुली, एंड दे स्टार्ट एस्कॉर्टिंग मनी। ऑल्सो अ लॉट ऑफ दिस फ्रॉडस्टर कॉल यू सेइंग कि आपकी बेटी मेरे पास है, आपका बेटा मेरे पास है, पकड़ा गया है रेप करते हुए, असॉल्ट करते हुए, है ना, और आप अभी दे दो। और उसमें आप इंस्पेक्टर का एक फोटो, कोई एक रैंडम फोटो आप उनके व्हाट्सएप डीपी में देख सकते हो, डीआईजी ऑफ दिस, आईपी ऑफ दिस, ये होती है। तो आई बिलीव कोई भी ना नॉर्मल गार्जियन जो होती है, दे अंडरस्टैंड कि ये सारे फ्रॉड्स हैं एंड दे डजंट लिसन टू इट, दे रिपोर्ट टू इट। बट यही सारे फ्रॉड्स अगर आप विलेजेस में या Tier 3 Tier 4 सिटीज में करोगे, तो बहुत सारे लोग ये इसको मान लेते हैं एंड दे फॉलो इट। बाद में 2 3 दिन बाद उनको पता लगती है कि ये जो भी चीज है ये फ्रॉड है। तो अगेन जो चीजें हैं ये बहुत ही वेग है। गवर्नमेंट, जैसे आपने बताया था, थोड़ा नोटिफिकेशन इन्फॉर्म किया था कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लीगली भी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और अगर ऐसा कोई कर रहा है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं एक जगह पे, तो अगेन इट्स अनलॉफुल थिंग, राइट। इट्स वेरी ट्रेंडिंग, इट्स अ वेरी न्यू वे। और आपको आपको बस यही धमकियां आती है कि अगर आप चाहते हो आपके ऊपर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हट जाए, आप जा पाओ दोबारा फ्री पे, तो आपको इतना पैसा आपको देना पड़ेगा कि आप केस सेटल कर लो, ये वो, है ना। तो ये होती है। और सिस्टम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा पैसा वैसा दे के ठीक हो सकता है। तो वो सिस्टम भी थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी अनफॉर्चुनेट और वेरी ट्रू। सो बट या, दिस इज व्हाट इट इज। सो इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ ये हो सकता है सच। एंड आई बिलीव इट्स अ रियली गुड आइडिया बाय द स्कैमर्स टू स्कैम पीपल, राइट। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, right, of coming up with the very new and innovative ideas. But again, not justifying their acts, but yeah, I believe this is something, it's very trending, very very new, and ऐसे और भी चीजें शायद हम लोग को आगे देखने को मौका मिलेगा, राइट, जो हम लोग को पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है फ्रॉड करने के लिए। सो आई बिलीव या, दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ। एंड जो लोकल पुलिस स्टेशन होती है, जो लोकल थाना होती है, उनके साइड से एक अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए।
कि जनता को जागरूक करनी चाहिए कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप डायरेक्ट आके पुलिस स्टेशन में बताओ, एंड विल स्टेप अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और हुआ भी है, जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है उसमें से बहुत सारे केसेस सॉल्व भी हुआ है, और बहुत सारे बड़े बड़े गैंग्स, 10-10 15-15 लोगों की अरेस्ट भी हो चुकी है। आप देखे भी होंगे कि आजकल बहुत से लोग फेक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, फेक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। बहुत से ट्रेंडिंग वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में भी, है ना, आपने एंड देन आपने एक सुना था, एक आईएएस ऑफिसर सुना था हाँ आपने? हाँ, राइट बिहार राइट, का एक लड़का था। हाँ, पैसा देके उन्होंने बन तो गया and कहता है 2 लाख रुपए दिए है, आईएएस हाँ, बन गया। वो गन दिखा रहा था, सीरियसली गन, उसने हाँ गन दिखा गन, ली। और कैसे बने? बस 2 लाख से बन गए। हाँ। तो ये सारी चीजें होती रहती है क्योंकि लोग लोग खुद एडुकेटेड नहीं है, राइट अक्षय। अगर लोग एडुकेटेड होते, उन पे थोड़ा सा बेसिक एडुकेशन भी होती, तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो लोग एडुकेटेड नहीं है, तो आई बिलीव बेसिक एडुकेशन गवर्नमेंट को पहुंचानी चाहिए। क्योंकि अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तो यही सब चीजें करेंगे। बट हम कुछ कर नहीं सकते, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, टू टैकल एवरीवन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द गवर्नमेंट। एवरीथिंग यू कैनॉट ब्लेम इट टू द गवर्नमेंट। I believe as a citizen also we should also have some basic responsibilities of making ourselves aware of the things, right? हम लोग का कॉमन सेंस गवर्नमेंट नहीं दे सकती, राइट? वी शुड यूज अ कॉमन सेंस एंड वी शुड यूज कि जो चीजें हो रही है हम लोग के साथ हो रही है। अब द सिस्टम ओवर द इयर्स इतना डिग्रेड कर चुकी है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स आई है गई है, करप्शन द गवर्नमेंट लेवल वाज सो हाई, पीपल थॉट कि अगर हम पैसा दे देंगे तो हमको शायद नौकरी मिल जाएगी। तो दिस इज समथिंग दैट कॉन्सेप्ट दैट वाज देयर। अब ये चीज होती नहीं होती है, अभी भी चलती नहीं होती है, हम लोग को पता है, बट पीपल एट लोअर लेवल, विलेजेस लेवल, उनको नहीं पता है ये सारी चीजें। एंड आई बिलीव दैट इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। जैसे कि मैंने बोला, लोकल पंचायत, लोकल म्यूनिसपैलिटीज, लोकल पुलिस स्टेशन से ये अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए। हर पंचायत मीटिंग में, हर म्यूनिसपैलिटी मीटिंग पे, हर काउंसलर हर वार्ड में जाके ये चीज अवेयरनेस एटलीस्ट वीकली या मंथली होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को जागरूक करा जा सके और लोग उससे अवेयर हो सके, सो दैट ये सारी चीजें जिसपे लोग बिलीव करते हैं और इजिली फंस जाते हैं। क्योंकि आप जैसे आप बिहार का लड़का, भले हम लोग के लिए वो मजाक के लिए चीजें हैं, पर अब खुद सोचिए कि इतना गरीब बच्चा अगर 2 लाख रुपए उसको दिया है तो कितना कुछ उसको पता चला होगा बाद में कि ये सारा फ्रॉड हो गया। तो एक तो उसको अरेस्ट हुआ ही हुआ क्योंकि ऑब्वियसली इलीगल एक्ट में पकड़ा गया है, प्लस उसका 2 लाख रुपए जो हार्ड मनी थे वो भी चला गया, राइट? सो innocent people are falling in traps, right? So that law is something where we shouldn't punish innocent people. इसलिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी लेडी जस्टिस का ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया है, making giving an impact कि law is not blind, it can see, right? It can see, and it can give justice by saying कि कौन बुरा है कौन सच्चा है, and it can give equal justice, right? So hopefully with this new era of justice we can give justice to the innocent people, I believe. यस सर, ये है। और ये हमारी जो इमेज है, ये जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं वो इतनी खराब कर रहे हैं। जैसे यूएस में अभी क्या करते हैं ये लोग, इंडिया से बैठते हैं, एक कॉल एजेंसी चलाते हैं, और यूएस के जो मतलब ओल्ड लोग हैं, क्योंकि जो यंग है तो उन्हें तो पता है क्या चल रहा है, ये ओल्ड लोग हैं उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और ऑफिशियली गूगल पे और जो चैट जीपीटी है उसके ऊपर अगर हम डालते हैं कि इंडिया के जो फास्ट फ्रॉड करते हैं, क्राइम करते हैं वो लोग, या साइबर क्राइम वाले लोग हैं, वो कैसे आपको फंसाता है, तो पूरा बताता है चैट जीपीटी। और वॉइस ओवर में बताता है कि आई एम फलाना फलाना एंड आई एम द कॉलिंग फ्रॉम फलाना फलाना कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह के। Yeah. तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फ्यूचर में बहुत अलग लेवल पर चला जाएगा ये, और सीरियसली। Right, right. A lot of these companies operate, यूपी के कुछ साइड, बिहार में, बंगाल में भी आप देखोगे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये कंपनीज होती है। और आई बिलीव अगर इतना बड़ा कंपनी खड़ा करके कोई कंपनी चला रहा है ना, तो गवर्नमेंट को, पुलिस को कहीं ना कहीं पता तो है, बट दे आर समहाउ रिलक्टेंट बिकॉज अ लॉट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड देयर, है ना? उनको शायद पता भी नहीं होगा, उनको एक अच्छी खासी पैसा में रखा होगा। दे आर बस 12 पास और मे बी 10 पास पीपल, बट दे आर एडुकेटेड, दे हैव अ बेसिक आइडिया, बट दे माइट बी नोइंग कि जो भी ये काम कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं, फिर भी वो लोग करते हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है उनको, राइट? बट ये सारी चीजें भले ही
आई बिलीव गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये सब चीजें हो रही है, लोकल गवर्नमेंट्स को पता होती है। अगर कोई बोल रहा है या फिर कि हम लोग को नहीं पता कि इतना बड़ा फ्रॉड हम लोग के एरिया से चल रहा है, तो चीजें गलत है। आप जैसे आपको मेरे को अगर पता है कि ये चीज हो रही है, तो हम दोनों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास जरूर होगी कि कहाँ पे ये चीज हो रही है, राइट। तो ये सारे क्रैकडाउन करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और ये चीजें बंद करनी चाहिए, क्योंकि irrespective of the cyber crime, it also affects the reputation of the country India abroad, right? So I believe, again, the sovereignty of the country, the image of the country should be our utmost priority. Yeah? It cannot be, make sure the country is defamed outside for any kind of illegalities, जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हो. So I believe that is also one of the important factors that the government should look into it. It should, crack it very soon, so that it can stop and it can, put up a bad image in the world map. So that thing should be stopped immediately as soon as possible. Yeah. यस सर, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये इनोसेंट लोगों के मतलब सीरियसली बहुत इनोसेंट होता है। लोगों को इतना टेक्नोलॉजी थी नहीं पहले, अब वो नए मतलब हमें ठीक है यार, हमें बहुत चीजें पता है, हम जो नहीं पता है वो भी पता कर लेते हैं। बट जिन लोगों को Right. नहीं पता है कि यार ये मैसेजेस कैसे करता है, ये जो मैसेजेस आता है ये फ्रॉड होता है, ये सारी चीजें, Right. तो ये बंद होना चाहिए और होगा शायद। मुझे लगता है गवर्नमेंट एक अच्छी स्टेप लेगी और हो जाएगा। तो सर एक एक मतलब जैसे मास्टर्स होता है, तो मास्टर करना चाहिए एक यंग जो लॉयर्स होता है, जो यंग प्रोफेशनल्स होता है। और अगर मास्टर्स करते हैं तो वो कहाँ से, इंडिया से करे, यूके से करे, यूएस से करे, या यूरोप कहीं से भी, और उसके बाद वो बेनिफिशियल कैसा है? क्योंकि लोग चलो मास डिग्री तो ले ली, अब ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मास्टर करना है, नहीं नहीं हमें मास्टर कब करना है, अगर मुझे जाकर आगे कोई प्रोफेसर एज अ ज्वाइन करनी है यूनिवर्सिटी या जो भी चीज है। तो आप कैसे देखते हो इन चीजों को, और क्या मतलब क्या थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गाइड कैसे कर सकते Right. Right. Excellent. सो बेसिकली एलएलएम प्रोग्राम जो होती है मोस्टली, जैसे कि आपने बताया, अ लॉट ऑफ द पीपल डू बिकॉज उनको रिसर्च फील्ड में, टीचिंग फील्ड में जाना होती है. तो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डूइंग अ मास्टर्स. And if you really want to do a master's for, going into teaching field, or maybe going into the research field, I believe, if you have the power of doing it from abroad, definitely you should go for abroad. अगर आपके पास उतनी क्लैरिटी है कि आप आके अब्रॉड से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 50 लाख 1 करोड़ का लोन लेके कर रहे हो, बिकॉज दैट वुड डेफिनेटली हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. इफ यू थिंक योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट, यू कैन अफोर्ड इट. एंड और इफ यू गेट अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप इज अगेन अनदर वे. और ऐसे नहीं कि 20-30% स्कॉलरशिप पे जा रहे हो, एटलीस्ट आप 80-90%, 100% स्कॉलरशिप पे जाओगे, तभी आपका फ्रूटफुल होगा. क्योंकि वहां पे 10-10% स्कॉलरशिप भी अगर नहीं मिलता तो भी वो लाखों में खर्चा जाता है. ठीक है. सो बियरिंग दैट, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली अब्रॉड वुड बी अ फार मोर अ बेटर ऑप्शन फ्रॉम डूइंग इट इन इंडिया, बिकॉज उसमें आपको एक अलग एक्सपोजर मिलती है. ठीक है. रिसर्च की कल्चर जो इंडिया में अभी है बहुत नेसेंट स्टेज में है, अब्रॉड में वो चीज डेवलप्ड है. सो डेफिनेटली while pursue your masters in whatever field of law that you want to pursue, you get an opportunity, you got the exposure, and definitely it would help you to build your research skills at a much more of a brighter level. इंडिया पे भी अगर आप करते हो, बहुत लोग इसलिए भी करते हैं, जो लोग अच्छे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, उनके नाम पे एक अच्छा कॉलेज चाहिए. सो दे गिव क्लैश पीजी. सो दे क्रैक एनएलयूज एंड डिफरेंट एनएलयूज ऑफर मास्टर्स अगेन. और उसके अलावा कुछ नो टियर 1 प्राइवेट कॉलेजेस है जो भी अच्छा एक्सपोजर देती है. ठीक है. सो दोस कॉलेजेस आर समथिंग जहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो अगर आपको इंडिया में करना है. और जैसे मेरा करना था, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई वॉज वर्किंग विद द लीगल टीम ऑफ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट. सो पोस्ट दैट आई डिसाइडेड टू डू मास्टर्स, बिकॉज समथिंग, मास्टर्स करने पे आप एक स्पेसिफिक एरिया पे स्पेशलाइज कर लेते हो. तो आपको मास्टर्स करने से पहले आपको चूज करना होगा आप किस फील्ड ऑफ लॉ में स्पेशलाइज करते हो. क्योंकि जब आप 5 इयर्स कोर्स या 3 इयर्स कोर्स में जाते हो, पास आउट होते हो, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज वाइड वैरायटी मिलती है. आप शायद बैंकिंग फाइनेंस में भी जा सकते हो, जनरल कॉप में भी जा सकते हो, आईपीआर में जा सकते हो, क्रिमिनल सिविल कहीं भी जा सकते हो. बट आपने मास्टर्स कर लिया आईपीआर में, उसके बाद आपको क्रिमिनल लॉ में जाना है, तो आप नहीं जा पाओगे. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे. सो बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर
टॉपिक और मे बी सब्जेक्ट एरियाज ऑफ लॉ कि किसमें मेरे को मास्टर्स करना है, या फिर वेरी वेरी रिसोर्सफुल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया ऑफ लॉ में कितना ज्यादा स्कोप है मेरे लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और मी एज एन इंडिविजुअल कैन सर्वाइव ऑन दैट पर्टिकुलर स्किल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, right? Because nobody will come to feed you up. So for me, data privacy and IT was one of the choices because it is emerging subject areas. Data would be coming up. My master's talks about AI, robotics, and all these laws that is coming up. Where teaching where a lot of foreign laws as well, European data privacy laws, Singaporean data privacy laws, CCQ are teaching, California data privacy laws, Australia and China. So a lot of foreign exposure is also given to me, right? So that is something that I pursue, right? So that I can know something very new age law, and that is upcoming, and I can build a career according to it. जैसे कि मैंने आपको बताया डीपीडीपी इन्फोर्स नहीं हुआ है, बट अगर इन्फोर्स हो जाती है, अभी अगले 2-3 महीने में इन्फोर्स हो जाएगी, तो जैसे ही हो जाएगी तो छोटे से छोटे ग्राउंड लेवल के शॉप से लेके बड़े बड़े कंपनीज को हर एक मतलब दुकान पे आपको करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय करनी पड़ेगी, और एवरी वन वुड कम अंडर डीपीडीपी। तो उसके लिए एवरी वन वुड बी हाई, इट इज अ लॉट ऑफ स्कोप, राइट? ऑल द पीपल हु आर मास्टरिंग इन दिस पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट एरियाज लॉ, दे विल हैव अ स्कोप, एंड डेटा इज समथिंग जो गवर्न होती रहेगी, हैक्स होते रहेंगे, क्राइम होते रहेंगे। बिकॉज जैसे आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे कैसे क्राइम होता है साइबर के थ्रू, एआई के थ्रू, राइट? वो क्राइम्स ऐसा तो नहीं कि ऐसे रुक जाएगी फटक से, राइट? इट विल कंटिन्यू टू हैपन, राइट? दे विल ट्राई वेरी वेरी न्यू इनोवेटिव वे। सो दिस वुड बी द अपकमिंग फ्यूचर, राइट? तो थिंक अबाउट इट बिफोर परसुइंग मास्टर्स। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मास्टर्स करना ही होगा। I have a lot of my friends who are placed in several tier one law firms at associates level, right? And they have not done their masters. और ऐसा नहीं है कि all of them are placed like the undergraduation from the national law universities. They have done their graduation from other law schools as well, and they're well placed. तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको अच्छी जगह मिल जाता है, आप खुद सेटिस्फाइड हो तो ठीक है। और अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली मास्टर्स इज वन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि उसके थ्रू आप नेट क्लियर करके आप जाते हो, एंड देन यू डू पीएचडी, राइट? तो दैट इज द प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव, अगर बस ऐसे करना है, आपको नॉर्मली करना है, आपको और एक्सप्लोर करना है, और आपका पॉकेट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप फॉरेन से जाके मास्टर करो। और अगर फॉरेन से मास्टर्स कर रहे हो तो अगेन आपको, अगर आपको कम बैक करना है इंडिया में, तो जस्ट मेक श्योर कि आप किस लॉज के ऊपर कर रहे हो, राइट? क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला था, जुरिस्डिक्शन अलग होती है, लॉ अलग होती है। आप यूएस की क्रिमिनल लॉ पे मास्टर्स कर रहे हो, एंड देन आप इंडिया में आके बोल रहे हो मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करूंगा। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ फुलिशनेस फ्रॉम योर साइड। अपने पैसा बर्बाद किया, अपने टाइम बर्बाद किया, एंड यू कैन नॉट डू इट, राइट? सो आप इससे बढ़िया आप आईपीआर में करो, राइट? पेटेंट लॉज आर क्वाइट सिमिलर, ट्रेडमार्क लॉज आर क्वाइट सिमिलर, डिफरेंशिएशन है, बट सिमिलरिटीज भी बहुत सारी चीजें हैं। आर्बिट्रेशन पे करो, एविएशन लॉज पे है, स्पेस लॉज पे है, मेरीटाइम लॉज पे है, या ह्यूमैनिटेरियन लॉज पे आप कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको कुछ तो काम आएगा इंडिया में अगर आपको लौटना है तो। पर अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो, सेकंड मास्टर्स पे गुड ऑप्शन, but then you know the law of that particular land, and you know the procedure of how you can enroll as a council in that particular law of land. So that gives an exposure altogether. But again, masters is something that is not necessary. But if you want to build a masters, or if you want to build a career on that particular subject area of law, where you want to call ki nahi bhai, this particular banda is an expert on this particular subject areas of law. So I believe then master would be a good choice. बट अगेन आप मास्टर होने पे आपका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। आप ये नहीं क्लेम कर सकते, फॉर एग्जांपल आपने आईपीआर में मास्टर्स कर लिया और आप क्लेम करते हो कि मेरे को बैंकिंग फाइनेंस में जॉब दे दो, मेरे को जेनकॉप में जॉब दे दो, ठीक है? तो आपको आईपीआर में ही जॉब मिलेगी। यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू मेक अ वेरी वेरी डिसीजन कि आप जिस फील्ड में मास्टर्स कर रहे हो, उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है आज के डेट पे इंडिया पे, और क्या आप उसमें सरवाइव कर पाओगे इन द अपकमिंग 50-60 years ऑफ योर लाइफ, राइट? सो दैट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर चूजिंग, राइट? ऐसे आप बढ़ा के कोई भी डिसीजन ले लोगे तो दैट वुड कॉस्ट यू, आई बिलीव। सो या, दैट्स ऑल। सर, सो जैसे हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लॉ स्कूल स्टूडेंट ये देख रहा है, यंग प्रोफेशनल देख रहा है, तो क्या एडवाइस होगी आपको उनकी उनके लिए? लाइक अगर लॉ स्टूडेंट है तो वो क्या एडवाइस होगी जिससे कि वो
जो चीजें है उसे और आसानी से मिल सकती है। तो चीजें ऐसे मतलब एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली फैसिलिटीज? जैसे वो लॉ स्कूल में इंटर्नशिप करे, जिससे कि उसे आगे करियर में अगर इन केस उसे लिटिगेशन करना है, तो वो लिटिगेशन के लिए कैसे सारी जैसे इंटर्नशिप्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर उसे कॉरपोरेट में करना है तो ये जैसे होता है इस बारे में सर। राइट। सो आई बिलीव कि जैसे मैं भी कर रहा था, मेरे को फर्स्ट ईयर में जब मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था, आई थॉट कि मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है और मैं कॉर्पोरेट में काम करना चाहता हूँ। बट आफ्टर डूइंग सम ऑफ दी टीयर वन इंटर्नशिप्स लॉ फर्म्स में, मेरे को लगा कि कुछ भी करना है कॉर्पोरेट में तो नहीं जाना है, लॉ एटलीस्ट लॉ फर्म्स में नहीं जाना है। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि कॉर्पोरेट इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि फैंसी वर्ड्स होती है। आप सूट बूट में देखते हो, आप नेटफ्लिक्स का सीरीज देख के आते हो सूट्स, आपको लगता है वैसे ही लाइफ होगी, है ना, बट वैसी लाइफ नहीं होती है। आई बिलीव पहले 3 साल 4 साल अगर 5 साल का लॉ आप कर रहे हो, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटीज है कि आप सारी चीजें सारे एरियाज पे आप इंटर्नशिप करो। आप लॉ चेम्बर्स पे करो, आप ट्राइब्यूनल्स में करो, आप जुडिशियल इंटर्नशिप्स करो, इन हाउस में करो, गवर्नमेंट्स में करो, टीयर वन लॉ फर्म्स में करो, टीयर टू लॉ फर्म्स में करो, और आप एक्सप्लोर करो, है ना। और एक चीज में नहीं करो, आप डिफरेंट एरिया सब्जेक्ट एरियाज ऑफ लॉस में करो, राइट। उसके बाद आपको 4 साल के बाद आपको पता लग जाएगा कि नहीं, ये पर्टिकुलर एरिया मेरे को करनी है, राइट। बिकॉज थियोरेटिकली हम जो पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो अप्लाई करते हैं, उसमें हेल एंड हेवन डिफरेंस है। बिकॉज अगेन, अनफॉर्चुनेट बट इट्स ट्रू, द एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें हम लोग कर रही है जो मोस्टली थियोरेटिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग नहीं है। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग आप तभी सीखते हो जब आप कोर्ट जाते हो, जब आप फॉर्म्स में जाते हो, इन हाउस लीगल टीम्स के साथ काम करते हो। You get a lot of exposure. You see how real life cases have been dealt with. The concept might be similar to the theoretical concept, but implications and प्रोसेस एवरीथिंग डिफर्स, राइट। आप उतना प्रेशर झेल पाओगे कि नहीं, तो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका हो रही है कि नहीं। बिकॉज अगर अगर आप पुश कर दोगे, क्योंकि मेरे को आई बिलीव इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट 12 12 घंटे 14 14 घंटे ऑफिस में बैठना, एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। आप एक दिन 2 दिन हो सकता है कि आपका काम का वर्कलोड है, तो आप बैठ सकते हो ऑफिस में। बट अगर एवरीडे हैबिट है और आप लगता है आप यू कैन अफोर्ड इट, देन आई बिलीव यू कैन डू इट, राइट। आई एम नॉट सी ऑल्सो, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 12 12 घंटे 14 14 घंटे काम करके घर पे आना इट्स क्वाइट अ डिफरेंट, ठीक है। बट जो बाहर के लोग हैं जो दिल्ली में आकर काम करते हैं, है ना, तो उन पे बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग, हॉस्टल, कॉलेज फीस, पीजी के फीस होती है, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग डिपेंड्स उस पर। अगर आप 12 12 14 14 घंटे एवरीडे काम कर रहे हो, so after over a period of time you face a lot of anxiety and depression and everything. So again you have to see कि आप किस पे कर रहे हो, right? So whatever my advice is like explore yourself. अगर आपको लगता है आप कर पाओगे, बिल्कुल करो, क्योंकि लॉ फर्म्स में ऐसा तो नहीं है लोग काम नहीं कर रहे, बहुत लोग काम कर रहे हैं, है ना। सो अगर आपको लगता है आप लॉ फर्म में फिट हो, तो लॉ फर्म में के लिए आप जाओ। अगर आपको इन हाउस इंटर्नशिप में अच्छी लग रही है, इन हाउस इंटर्नशिप में जाओ, ठीक है। आपको आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट में काम करनी है, उस पर जाओ। और एक वेरी वेरी न्यू एस्पेक्ट है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में पहले लॉयर्स नहीं होते थे, पर आजकल मोस्टली पब्लिक पॉलिसी जो है वो सारे लॉ बैकग्राउंड के हैं। तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ आप काम करते हो, तो अगर उसमें आपको काम करना है उस पर जाओ। आपको लिटिगेशन करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को एटलीस्ट 5 से 6 साल यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो। क्योंकि कोई भी वकील अपना जमीन तो नहीं छोड़ देगा, आप खुद की एक प्लेस आपको बनाना पड़ेगा, आपको सीखने पड़ेंगे सारे टैक्टिक्स। तो उसके लिए 5 6 साल तो आराम से आपको लगाना पड़ेगा। उस 5 6 साल में आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मैं कितना घंटे काम कर रहा हूँ या मेरा इनकम कितनी हो रही है। उसमें बस आपको लर्निंग्स पे ध्यान देनी है। सो अलग अलग लोग की अलग अलग चॉइसेस होती है, बट अगेन अनलेस एंड अनटिल यू एक्सप्लोर एवरीथिंग, आई व्हाट लाइक माय ओनली थिंग वुड बी कि आप पहले से प्री डिटरमाइन करके मत बैठो कि मेरे को यही करना है, यही सब चीजें करनी है। आप देखो, आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। उसके बाद अगर आपको लगती है कि आपको जो करनी है वही आपको करनी है, तब कर सकते हो, क्योंकि बाय दैट टाइम इन द इनिशियल 4 years ऑफ टाइम एक अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम लॉ सब्जेक्ट के नॉलेज मिल जाएंगे। एंड देन द फाइनल ईयर कैन बी डेडिकेटेड फॉर स्पेशलाइजेशन ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ जिसमें आप अपना फ्यूचर देखते हो। सो आई बिलीव दैट इज समथिंग। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सी, आपके पास भले ही बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, आपके फैमिली में लॉयर्स होंगे, चाहे कभी होंगे, आई बिलीव फिर भी आप उनके रेफरेंस के थ्रू इंटर्नशिप्स या कुछ मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप रेफरेंस के थ्रू इंटर्नशिप लगवाते हो और पूरा 4 साल 5 साल ऐसे ही करवाते हो, तो आप कभी भी अपना वो वाला फेस नहीं देख पाते हो जहाँ पे आप रिजेक्ट होते हो।
आपको लगता है यू आर द बेस्ट, राइट? बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसा नहीं होती है। इंटर्नशिप आप रेफरेंस से लगवा सकते हो, बट जॉब्स रेफरेंस से बहुत कम लगती है, क्योंकि वहां पे आपको पैसा मिलता है ना? और कोई कंपनी फ्री फोकट का पैसा तो देंगे नहीं रेफरेंस के लिए, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई बाय योर ओन, ठीक है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी टीयर वन फर्म्स होती है, वो लोग जब आपको रिजेक्ट करती है तब मोस्टली आपको रीजन भी लिख के देती है कि दिस इज द रीजन फॉर विच यू आर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। और आप वहीं से सीखते हो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। ये जो इंटरव्यूज में आप बैठते हो, इंटरव्यू में लास्ट में आप फीडबैक जो आपको मिलता है, वहीं पे आप सीखते हो। रेफरेंस के लिए क्या होता है कि आपको डायरेक्ट वो इंटरव्यू का प्रोसेस, सीवी सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं मिल पाता, आप डायरेक्ट ही सिलेक्ट हो जाते हो, तब कुछ सीख नहीं पाते हो। और ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है नहीं, आप एकदम टू दी बेस्ट हो। तो आई बिलीव भले ही आपके पास रेफरेंस का ऑप्शन हो, आप रेफरेंस मत लो। अपने कैपेबिलिटीज, अपने एबिलिटीज पे आप जितना कर पाओ, आई बिलीव यू शुड डू दैट, बिकॉज उसमें आप सीख पाते हो कि आपके अंदर जो कमियां हैं, और उसके थ्रू आप सीख पाते हो, सो दैट फ्यूचर में जो भी आपका ब्रिक बन रहा है, इट कैन बी लाइक विदाउट एनी गैप, आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना करियर बना पाओ। सो दिस आर दी वेरी टू इंपॉर्टेंट एडवाइस, आई बिलीव, जो कि सुनना चाहिए। अगर सुन पाते हैं तो डेफिनेटली दे हैव अ गुड करियर है। यस सर। मुझे आज इतना नॉलेज मिला है, सीरियसली। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। वो बहुत कुछ आज मतलब समझ में आया कि यार ये भी सारी चीजें हैं जो सुननी चाहिए। डेफिनेटली जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा उसे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। उसकी ग्रोथ में हम थोड़ी सी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। और जो भी लोग देख रहे हैं वो खुश होंगे कि यार हमने देखा और हमें कुछ सीखने को मिला। और खत्म करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कोई आप सजेस्ट करेंगे वेब सीरीज या मूवीज जो यंग लॉयर है वो देखे या ऐसा कुछ। आई बिलीव ऐसे वेब सीरीज तो आप, क्योंकि जो मूवीज में दिखाती है वैसा कुछ हाँ। होता नहीं है रियल लाइफ में। सीरियसली रियल कुछ नहीं है बट उसमें। रियल कुछ नहीं होती है, बट 375, सेक्शन 375 एक बढ़िया मूवी है, जहाँ पे हमें ऑडिबल, यस यस यस। हेलो। या हमें हमें हाँ, ओके फाइन। सो सेक्शन 375 बोल के एक मूवी है, जो स्पेशली मेरे को बहुत ज्यादा लाइक किया था, कि जैसे जैसे आप फेक केसेस आप देखते हो कि बहुत सारे फेक केसेस हो जाते हैं आजकल, तो उसको कैसे आप देख पाते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो सेक्शन 375 इज समथिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। और बाकी अक्षय कुमार की एक मूवी आती है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द नेम, तो जॉली एलएलबी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जॉली एलएलबी में भी अगर आप देखोगे, द डेडिकेशन, नॉट द द फनी पार्ट, द कॉमेडी पार्ट, बट जो चीजें होती है, जो केसेस हैंडल करती है, एंड जैसे भी वो आर्ग्यू करता है। सो अगेन आई बिलीव दोज आर्गुमेंटेटिव स्किल्स, दोस प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज अब लॉ पढ़ के नॉलेजेबल तो बन सकते हो, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कॉमन सेंस के थ्रू ही आएगा, वो आप किताबें पढ़ के तो नहीं बन सकते। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आप यूज करके आपका केस अपने फेवर में ले सकते हो, आई बिलीव ये सारी चीजें सीखनी चाहिए बच्चों को मूवीज के थ्रू, या वेब सीरीज जो भी अभी आ रही है। बाकी तो जो है वो तो सारे देखना ही चाहिए, सारी चीजें एप्लीकेबल है, सारी चीजें। एक साउथ इंडियन मूवी था, उस पे भी आप देख सकते हो, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर है, एवीएस कॉर्पस के ऊपर वो मूवी था, या तो जय वो भी भीम। बहुत बढ़िया मूवी जय था। भीम। हाँ, जय 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 भीम भीम यस। भैया, तो वो बहुत बढ़िया मूवी है। काफी अच्छी मूवी है वो। ये सारी चीजें बहुत, थैंक यू सो मच हमारे बहुत पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतना सारा नॉलेज देने के लिए। सीरियसली मैं बहुत अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कुछ सीखने को मिला आज मुझे। और थैंक यू सो मच एक थैंक बार और। या और सारे थैंक लोग थैंक देखते थैंक रहिए यू। अक्षय दराड़े पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।